नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। हम चर्चा कर रहे थे एमए प्रवेश के एस्थेटिक्स के बारे में। एमए प्रवेश के पेपर है ड्राइंग एंड पेंटिंग में, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि सौंदर्य शास्त्र के अंदर जैसे अब तक चर्चा कर चुके थे हम, जैसे पूर्वी विद्वानों की क्या धारणा रही है तथा पश्चिम के विद्वानों की क्या धारणा रही है। संक्षेप में इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ ही हम जिसकी परिभाषा क्या रही है, सारी चीज़ों पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब जैसे हम आगे चर्चा कर रहे थे इसी में कि पश्चिम के जो विद्वानों में, तो इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके थे प्लेटो के बारे में। प्लेटो के बाद में जैसे उनके शिष्य रहे अरस्तु यानी एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल के बारे में जैसे हम इससे पूर्व चर्चा कर चुके कि उसका जन्म कहाँ हुआ, किन किन विचारधाराओं का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। उसने सौंदर्य पे तो पृथक कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन जैसे उसके लगभग 6 ग्रंथों के बारे में चर्चा उसमें मिलता है। तो रचना की जिसमें से काव्य शास्त्र है, अलंकार शास्त्र है एवं राजनीति शास्त्र के बारे में उनके विशेष वो उल्लेख मिलता है, जानकारी मिलती है उसके ग्रंथों के बारे में। उसके अलावा जैसे अरस्तु ने अपनी बौद्धिक परिपक्वता प्लेटो से प्राप्त की, और प्लेटो का सानिध्य उसने एथेंस से प्राप्त किया। एथेंस के अंदर प्लेटो एक और धार्मिक नैतिक मान्यता की ओर तथा दूसरी ओर राजनीतिक उदारवादी की दृष्टिकोण की ओर झुके रहे। फलतः उनके शिष्य अरस्तु में ही उनके विज्ञानवादी विचारों के स्थान पर उक्त झुकाव का प्रभाव है। उसके साथ ही जैसे प्लेटो के अतिशय आदर्शवाद को यथार्थवाद विज्ञानवादी दृष्टिकोण से संतुलित करने का श्रेय को भी अरस्तु को ही जाता है। अब इससे पूर्व जैसे अरस्तु ने मैं कला के बारे में, सौंदर्य के बारे में उसने क्या विचार प्रकट किए। जैसे अरस्तु ने लिखा था कि कला में सौंदर्य, इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके थे। उसके बाद में जैसे यहाँ से हम चर्चा चल रही थी, अरिस्टोटल ने लिखा कला में सौंदर्य होना स्वाभाविक है, किंतु सौंदर्य उसका लक्ष्य नहीं होता। तत्वतः कला यथार्थ की अनुकृति है। वह प्रकृति के सम्मुख एक दर्पण सा कार्य करती है। फिर भी कला का लक्ष्य वस्तुओं के बाहरी आवरण की छाया मात्र उतारना नहीं, बल्कि उसके आंतरिक महत्व को अभिव्यक्त करना है। उच्चतम कला मस्तिष्क और भावनाओं दोनों को आकृष्ट करती है, और यह बौद्धिक आनंद उच्चतम होता है। जहाँ तक मानव उठ सकता है, सबसे बढ़कर कला का धर्म शुद्धिकरण है। ये एक तरह से उसका। अब जैसे प्लेटो ने, इससे पूर्व प्लेटो ने जो साहित्य पर 3 आरोप लगाए थे कि कला सत्य की छाया का अनुकरण करता है, अतः अज्ञान जन्म होता है। कला सत्य से दूर होती है, अतः मिथ्या है। साहित्य व कला शुद्ध मानवीय भावना से उत्पन्न के कारण शुद्ध वासनाओं को उभारता है। परंतु इसके पश्चात अरस्तु ने इन चीज़ों का खंडन किया। उपयुक्त जो मान्यताएं थी प्लेटो की, उसको उसने खंडन किया। वो कहता है कि साहित्य अनुकरण नहीं वरन नवीन सृष्टि होती है, और कला सत्य से दूर नहीं होती है। साहित्य वासना को उभार कर उसका पोषण एवं संवर्धन नहीं करता, वरन उसका विरेचन का शुद्धिकरण करता है। इसलिए स्वास्थ्यप्रद है, अतः कला स्पृहणीय है। अरस्तु के समक्ष कला विषय के 2 प्रश्न प्रमुख थे। कला का अस्तित्व किस रूप में, अर्थात उसकी प्रकृति क्या है, तथा कला का मूल प्रयोजन क्या है। और अपनी समस्त कला एवं कला विवेचना में इन्हीं दोनों समस्याओं को अपना लक्ष्य बनाया था। इस प्रकार अरिस्टोटल या अरस्तु ने आदर्श अनुकरण की वकालत की है। एक कला प्रकृति मानव जीवन का आदर्शवादी प्रस्तुतिकरण है, दर्पण तुल्य छाया मात्र नहीं। वहाँ अरस्तु अपने गुरु प्लेटो के निकट आ जाता है, क्योंकि वह स्वीकार करता है कि यथार्थ से आदर्श श्रेष्ठतर होता है। और उसने स्पष्ट लिखा भी है कि कला उस कार्य को पूरा नहीं कर सकती। कलाकार प्रकृति के अपूर्ण लक्ष्यों का ज्ञान कराता है। इस प्रकार जैसे
अरस्तु यहाँ कला और सौंदर्य के बारे में बता रहा है। वो कहता है कला के उद्देश्य का चर्चा करते हुए अरस्तु लिखता है कि कला का लक्ष्य तत्कालिक आनंद प्रदान करना होता है। उपयोगी कला का उपयोगिता, वो कहता है जैसे उपयोगिता है, जैसे यहाँ पे प्लेटो कह रहा था उपयोगिता कला के बारे में, तो अरस्तु कहता है कि उपयोगी कला का धर्म है, ललित कलाओं का नहीं। उसने अनुकरण का उच्च स्तरीय लक्ष्य अपनाया। वो कहता है अरस्तु की दृष्टि में कैथारसिस यानी शुद्धिकरण कला की पराकाष्ठा है, जिसे उसने काव्य का सार तत्व कहा है। ललित कलाओं के संबंध में व्याख्या करते हुए अरस्तु ने कहा है कि कला का लक्ष्य बौद्धिक तर्क, गूढ़ मनोरंजन प्रदान करना होता है। आनंद उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय हो सकता है। अब यहाँ जैसे उसने अरस्तु कहता है कि ललित कलाएं और व्यवहारिक कलाएं यानी कि जो उपयोगी कलाएं हैं वो अपना अपना उनका वो है। तो यहाँ पे वो जो ललित कलाओं का उसने कहा कलात्मक अनुकरण का उच्च स्तरीय लक्ष्य अपनाया ललित कलाओं के बारे में। और अरस्तु की दृष्टि में जो कैथारिसिस यानी शुद्धिकरण है, होता है शुद्धिकरण कला की पराकाष्ठा है, जिसने उसने काव्य का सार तत्व कहा है। और ललित कलाओं के बारे में जैसे उसने व्याख्या करते हुए लिखा, अरस्तु ने कहा कि कला का लक्ष्य बौद्धिक तर्क, गूढ़ मनोरंजन प्रदान करना होता है। आनंद उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय हो सकता है। अब जैसे कहता आगे कर अरस्तु कि अरस्तु की दृष्टि में कला ज्ञान और खोज का स्रोत है यानी स्रोत है, नकल करने की अनवर्दी ट्रिक नहीं। वो कहता है कला में ज्ञान और खोज का स्रोत होता है तथा नकल करने की अनवर्दी ट्रिक नहीं, जैसा प्लेटो ने कहकर उसकी भर्त्सना की है। वह न केवल उसे जो यथार्थ है बल्कि उसे भी संभव है प्रस्तुत करती है। कलाकृति मूल वस्तु का प्रतिबिंब उतारती अवश्य है, किंतु वैसा ही नहीं जैसा वह अपने आप में है, बल्कि जैसी वह इंद्रियों को प्रतीत होती है। अब जैसे अरस्तु ये कह रहा है यहाँ पे कि कलाकृति, कोई भी कलाकृति है तो वह मूल जो वस्तु है, मान लो जिसका जैसे प्रकृति है, नेचर को देख जो अनुकृति करती है, जो मूल वस्तु का प्रतिबिंब उतारती अवश्य है, यानी कि उसकी नकल अवश्य करती है, किंतु वैसी ही नहीं जैसा वह अपने आप में है, बल्कि जैसी वह इंद्रियों को प्रतीत होती है। यानी कि जो बनाने वाला है उस चित्रकार है, उसको कैसी वो चीज़ प्रतीत हो रही है, वैसी वो चीज़ उसके अंदर प्रकट होती है, वैसी प्रतीत होती है। ललित कला जो भी अनित्य और अस्थिर होता है उसका परित्याग कर मूल वस्तु के स्थायी और तात्विक लक्षणों को प्रकट करती है। कलाकृति मानव जीवन का आदर्श प्रतिबिंब होती है। यहाँ अरस्तु ये कहता है कि कोई भी कलाकृति मानव जीवन का एक तरह से आदर्शवादी, जो आदर्शवाद है उसका प्रतिबिंब होती है। चरित्र भाव या कार्य का आदर्श यथार्थ से श्रेष्ठतर होता है, यानी कि चरित्र भाव या कार्य का आदर्श यथार्थ से श्रेष्ठतर होता है। इस प्रकार कला का धर्म केवल बाह्य रूप रंग की अनुकृति मात्र तक सीमित नहीं है, आंतरिक महत्व को भी प्रकाशित करना उसका उतना ही पुनीत कर्तव्य है। इस प्रकार वह कह रहा है जैसे कला का धर्म केवल बाह्य रंग रूप की अनुकृति मात्र करना ही सीमित नहीं है, वह आंतरिक महत्व को भी प्रकाशित करना
उसका उतना ही पुनीत कर्तव्य है। और वह कहता है सर्वोत्तम कला इंद्रियों और मस्तिष्क दोनों को आह्लादित करती है। अब यहाँ पे ये अरस्तु कह रहा है कि जो सर्वाधिक जो कला है, सर्वोत्तम कला है, वह हमारी इंद्रियाँ और मस्तिष्क दोनों को आह्लादित और खुशी प्रदान करती है, आनंद की अनुभूति कराती है। यह बौद्धिक आनंद ही परमानंद है। यहाँ पे अरस्तु ये कह रहा कि जो कला के द्वारा जो पुनीत कार्य है, जो कला के द्वारा सर्वोत्तम जो इंद्रिय और मस्तिष्क दोनों को जो आह्लादित करती है कला, ये बौद्धिक आनंद ही, उसका जो बौद्धिक आनंद वही वो उसको परमानंद मानता है। अतः कलाकार को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने ध्यान को एकाग्र रखना चाहिए। अब अरस्तु ये कहता है कि कोई भी जो कलाकार है वो जो भी कार्य करे, कला का निर्माण करे, तो उसको अपने आप को एकाग्रचित्त होकर मन को, मस्तिष्क को और बुद्धि को एकाग्र करके अपने ध्यान को एकाग्र करे और कार्य करना चाहिए। अब कहता है आगे जैसे कि सौंदर्य के प्रति मानव सदा से ही संवेदनशील रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य से उत्प्रेरित हो सुंदर कलाकृतियों का सृजन करता आया है। अब यहाँ जैसे अरस्तु कह रहा है कि सौंदर्य के प्रति मानव सदा से ही संवेदनशील रहा है। अब चाहे वह प्राकृतिक सौंदर्य से उत्प्रेरित हो, नेचर से, तो सौंदर्य से उत्प्रेरित होकर वह सुंदर कलाकृतियों का सृजन करता आया है। कलात्मक सृजन का जन्म मानव में भावनात्मक अभिव्यक्ति की क्षुधा के कारण होता है। अब यहाँ कह रहा है कि जैसे कोई भी कलाकृति है जिसका जो वो निर्माण करता है, यानी कलात्मक सृजन का जन्म मानव में भावनात्मक, यानी उसके भावों में या उसके भावों की जो अभिव्यक्ति है उसकी क्षुधा के कारण होता है। सौंदर्यात्मक आनंद भावों से होता है और बौद्धिक स्रोत से नहीं। वो कहता है सौंदर्य का जो आनंद है वो हमारे जो भाव है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनसे होता है, बल्कि बुद्धि से या बुद्धि के स्रोत से नहीं। कलाकृतियों का प्रभाव तर्क या मस्तिष्क पर नहीं बल्कि भावनाओं पर सीधे पड़ता है, अर्थात कला का संबंध सीधा भावनाओं से होता है। अब यहाँ पर अरस्तु कह रहा है कि जो कला है या जो सौंदर्य है, सौंदर्य का जो आनंद है वो हमारे भावों से या हमारे इमोशंस से, हमारी फीलिंग्स से होता है। बौद्धिक जो हम बुद्धि यूज़ करते हैं उस बुद्धि से उसका संबंध नहीं है, उसका वो स्रोत नहीं है। और कलाकृतियों का जो प्रभाव है या तर्क है वह मस्तिष्क पर नहीं पड़कर वह सीधे हमारे भावनाओं पर पड़ता है, यानी कि हमारे जो इमोशंस हैं भावनाओं पर पड़ता है। अर्थात कला का संबंध होता है, कला का संबंध सीधा हमारे भावनाओं से होता है। उनके गुरु प्लेटो ने भी माना है कि कि एक सुव्यवस्थित रूप से संचालित प्रक्रिया है। यह एक सुव्यवस्थित मतलब जो सौंदर्य की है, अनुभूति है, भावनात्मक है, ये एक सुव्यवस्थित रूप से संचालित प्रक्रिया है। अरस्तु के मतानुसार कला अलंकरण के माध्यम से सार्वभौमिकता ग्रहण करती है। कलाकृति को सार्वभौम यानी सार्वभौम बनाने के लिए कलाकार को काव्य शास्त्र और अलंकार के शास्त्र के नियमों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए। ये अरस्तु यहाँ पे कह रहा है कि कला अलंकार के माध्यम से सार्वभौमिकता ग्रहण करती है। कलाकृति को कोई भी कला करती है उसको सार्वभौम बनाने के लिए कलाकार को वो कहता है काव्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र के नियमों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए। धन्यवाद। अब इससे आगे हम करेंगे प्लेटोवाद और अरिस्टोटलवाद के बारे में क्या है तथा अरस्तु का विरेचन सिद्धांत क्या है। धन्यवाद।